नमस्कार, ये एनबी न्यूज देख रहे हैं। यहाँ पर मैं हूं आपके साथ साधना बत्रा। बुलेटिन का आगाज बड़ी खबर के साथ करेंगे और इस वक्त की बड़ी खबर महाराष्ट्र से आ रही है, जहां महाराष्ट्र में जारी सियासी हलचल के बीच रविवार को दिल्ली में एनसीपी चीफ शरद पवार के आवास पर अघाड़ी गठबंधन के नेताओं की बैठक हुई और इस बैठक में कांग्रेस की ओर से कमलनाथ शामिल हुए और इससे पहले शिवसेना नेता संजय राउत ने शरद पवार से मुलाकात की। और यहां पवार के घर हुई बैठक के बाद जयंत पाटिल ने कहा कि गृह मंत्री अनिल देशमुख के इस्तीफे की जरूरत नहीं है। यहाँ उन्होंने कहा कि जो भी दोषी होगा उस पर कार्रवाई की जाएगी और यहाँ एटीएस और एनआईए जांच कर रही है। तो यहाँ जयंत पाटिल ने कहा कि राज्य सरकार अच्छे तरीके से जांच करेगी और कोई भी अधिकारी चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, ये सरकार का निश्चय है और इस पत्र से जांच को विचलित करने का प्रयास किया जा रहा है। और इस बीच फिलहाल अनिल देशमुख के इस्तीफे की जरूरत नहीं है। उधर उत्तराखंड के बाद बीजेपी के लिए कर्नाटक में भी वही सियासी हालात पैदा होते जा रहे हैं। कर्नाटक में भी पार्टी के अंदर से मुख्यमंत्री के खिलाफ आवाजें उठने लगी हैं। तो यहाँ बीजेपी विधायक बसनगौड़ा पाटिल यतनलाल ने यह कहकर विवाद पैदा कर दिया कि आगामी चुनाव से पहले राज्य में पार्टी को बचाने के लिए बीएस येदियुरप्पा को सीएम पद से हटाना होगा। यहाँ बीजेपी विधायक बसनगौड़ा पाटिल यतनलाल ने कहा कि राज्य में मुख्यमंत्री का परिवर्तन 100% सुनिश्चित है, वरना मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा के साथ आगामी चुनाव लड़ना मुश्किल होगा। यहाँ बीजेपी के राष्ट्रीय सचिव अरुण सिंह इस बात से वाकिफ है, लेकिन बस यूं ही कह रहे हैं कि सीएम नहीं बदलेगा। तो यहाँ बीजेपी विधायक ने कहा कि कर्नाटक के सीएम को किसी भी कीमत पर बदल जाना चाहिए और इस बीच अगर बीजेपी को राज्य में खुद को बचाए रखना है तो यह करना आवश्यक है। वहीं आम आदमी पार्टी ने मुफ्त बिजली पानी का कार्ड पंजाब में भी खेला है और यहां आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुटी पार्टी ने साफ कर दिया कि दिल्ली में बिजली का बिल 0 आ सकता है, तो जीतने के बाद पंजाब में भी क्यों नहीं। तो यहां किसान मुद्दे पर पार्टी ने अपना स्टैंड जारी करते हुए कहा कि 3 काले कृषि कानूनों के खिलाफ पार्टी आंदोलन का समर्थन करती रहेगी। तो आपके राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल रविवार को मोगा के भागापुराना में आप द्वारा आयोजित किसान महासम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि पंजाब के किसानों ने देशव्यापी आंदोलन को नया जीवन दिया है। तो यहाँ देश में अगर किसी के साथ भी अन्याय होता है तो पंजाबी ही सबसे पहले आवाज उठाते हैं। यह वीरों की भूमि है और इसे नमन करने के लिए आया हूं। वहीं फिर से देश में कोरोना विस्फोट का दूसरा दौर रफ्तार पकड़ता हुआ नजर आ रहा है और पिछले 24 घंटे में कोरोना के 43,846 नए केस मिले हैं, जबकि 197 लोगों की मौत हो गई है। वहीं अकेले महाराष्ट्र की बात करें तो एक दिन में 30,535 नए केस सामने आए, जबकि 99 लोगों की जान चली गई। तो इस बीच कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच नागपुर में 31 मार्च तक लॉकडाउन लगाया गया। तो बता दें आपको, महाराष्ट्र में रविवार को 30,535 नए कोरोना केस मिले, जबकि 99 लोगों की मौत हो गई। महाराष्ट्र एटीएस ने मनसुख हिरेन हत्या मामले में एनकाउंटर स्पेशलिस्ट सचिन वाजे को मुख्य आरोपी माना है और अब इस मामले में डीआईजी के शिवदीप लांडे ने फेसबुक पर दावा किया कि मनसुख हिरेन मामले को सुलझा लिया गया है और अपनी फेसबुक प्रोफाइल पर पोस्ट लिखते हुए लिखा कि अति संवेदनशील मनसुख हिरेन मर्डर केस की गुत्थी सुलझी। मैं अपने पूरे एटीएस पुलिस फोर्स के सभी साथियों को दिल से सैल्यूट करता हूँ, जिन्होंने पिछले कई दिनों से रात दिन एक करके एक केस से न्यायपूर्ण तरीके से परिणाम निकाला। ये केस मेरे पुलिस करियर में अब तक के सबसे जटिल केसों में से एक रहा। तो इस मामले में एटीएस ने कुल 3 आरोपी बनाए और एक सचिन वाजे, दूसरा नरेश और तीसरा सस्पेंडेड पुलिसकर्मी विनायक शिंदे है। और इस बीच पुलिस ने नरेश और पुलिस कांस्टेबल को गिरफ्तार कर लिया है। तो यह मनसुख हिरेन हत्याकांड की जांच में एटीएस को 3 मोबाइल फोन मिले हैं और गुजरात राज्य में रजिस्टर्ड वोडाफोन के कुल 8 सिम कार्ड मिले हैं। तो यह महाराष्ट्र एटीएस ने सस्पेंड पुलिसकर्मी विनायक शिंदे के घर पर छानबीन की, तो जहां से एटीएस ने प्रिंटर और कुछ कागजात जब्त कर लिए हैं और ये छानबीन करीब 1.5 घंटे तक चली।
उधर यूपी के हापुड़ पहुंचे प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव चक्रण पाणी यादव ने जनपद में संगठन विस्तार और आगामी त्रिस्तरीय चुनाव को लेकर बैठक की। तो यह बैठक में भारी संख्या में पहुंचे नेताओं और कार्यकर्ताओं ने प्रसपा के राष्ट्रीय महासचिव चक्रण पाणी यादव का जोरदार स्वागत किया। तो साथ ही प्रेस वार्ता करते हुए राष्ट्रीय महासचिव चक्र पाणी यादव ने किसान आंदोलन को लेकर सरकार पर निशाना साधा। ये आपने एक ऐसा विषय उठाया है जो मेरे हृदय में है। किसानों की पहली मांग तो ये है कि जो 3 ड्रैकोनियन कानून उन्होंने बताते हैं उनको विड्रॉ किया जाए, वापस लिया जाए और मिनिमम सपोर्ट प्राइस MSP इसको कानूनी जामा पहनाया जाए। देखिए, मिनिमम सपोर्ट प्राइस क्या है कि इस इतने दाम से कम पर आपका अनाज नहीं खरीदा जाएगा और यदि खरीदा जाता है तो कानूनी कार्रवाई होगी खरीदने वाले पर। आप मानते हैं कि हर क्षेत्र में किसान का शोषण होता है, उसको अपना दाम तय करने का अधिकार नहीं है, जबकि हर तरह के व्यापार में दाम तय करने का अधिकार है। दूसरा, देखिए जिस प्रकार से इसेंशियल कमोडिटीज एक्ट आवश्यक वस्तु अधिनियम को दरकिनार करके ऐसा कर दिया है कि आप कितना भी भंडारण करें तो किसी प्रकार की कोई कानूनी बाधा नहीं है। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने नूंह जिले को लगभग 17 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की सौगात दी। तो यह चंडीगढ़ से आयोजित हुए प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम का सीधा प्रसारण किया गया और यहां जिला स्तर पर लघु सचिवालय के मीटिंग हॉल में आयोजित हुए कार्यक्रम में उपायुक्त धीरेन्द्र खटगटा ने मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की। तो यहां आपको बता दें कि जिला स्तरीय समारोह में उपायुक्त ने जिले में लगभग 17 करोड़ रुपए की परियोजनाओं के उद्घाटन करने के लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल का धन्यवाद किया और इसी के साथ ही उन्होंने जिला प्रशासन की पूरी टीम को बधाई दी। आज हरियाणा के यशस्वी मुख्यमंत्री परम आदरणीय श्री मनोहर लाल जी ने लगभग 17 करोड़ रुपए से ज़्यादा की परियोजनाएं जो मुकम्मल हो चुकी हैं, जिनका काम जो उनकी घोषणाएं थी 2016 में, आज उनका उन्होंने उद्घाटन किया है। और ये तो सिर्फ एक वानगी है, क्योंकि मेवात को जब से वो मुख्यमंत्री बने हैं उन्होंने 2015 से नहीं बल्कि 2014 से ही हज़ारों करोड़ की सौगात मेवात को दी है। चाहे कोटला लेक में मुआवजा उनके देने की बात हो, चाहे ड्रेन सिस्टम से मेवात को पानी देने की बात हो, और चाहे 80 गाँव को और फिरोजपुर झिरका नगीना को पीने पानी की सौगात दी। मेवात फीडर कैनाल का निर्माण अभी हो रहा है कि जो 700 करोड़ रुपए का पहला चरण हो रहा है, लेकिन लगभग 2000 करोड़ रुपए में तीनों चरण उसके बनेंगे। देखिए, आज माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो उद्घाटन किया गया है उसमें लगभग 9 हमारे शिलान्यास और उद्घाटन हुए हैं। उसमें लगभग 17 करोड़ की लागत आई है और इसमें बाल भवन भी हैं हमारे तीनों विधानसभाओं के अंदर। साथ ही साथ इसके अंतर्गत हमारे यहाँ जो कमरे भी हैं स्कूलों के अंदर जो कमरे हैं उसका है। आयुष विभाग की डिस्पेंसरी है और इसके साथ जितने इसमें साथ कमरों के साथ आपके बाल भवन के अंदर बाल भवन भी हैं तीनों विधानसभाओं के अंदर। तो ये सबका उद्घाटन हुआ और आने वाले समय में हम आशा करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा हम इसमें शिलान्यास और उद्घाटन कर सकें। कुछ ही मैंने आपको गिनाए हैं कि हम क्या क्या नई योजनाएं परियोजनाएं माननीय सीएम साहब के मार्गदर्शन में करेंगे। उधर कृषि कानूनों के विरोध में दिल्ली धरने पर बैठे किसान नेता 23 मार्च को शहीद भगत सिंह का शहीदी दिवस मना रहे हैं, जिसके लिए पंजाब किसान यूनियन के नेतृत्व में मानसा के गांव जोगा में किसान रैली निकालकर किसान महापंचायत का आयोजन किया गया और इस किसान महापंचायत में किसान नेताओं ने किसानों से शहीदी दिवस के दिन अधिक संख्या में दिल्ली बॉर्डर पर पहुंचने का आह्वान किया। तो वहीं पंजाब किसान यूनियन के सूबा प्रधान रुलदू सिंह ने कहा कि रोजाना बड़ी संख्या में किसान विभिन्न गांवों से दिल्ली पहुंच रहे हैं और आंदोलन सफलतापूर्वक चल रहा है। सारे भारत दे विच जिथे जिथे भी वड्डी तो वड्डी छोटी तो छोटी
मतलब इनू महापंचायत कह दो संयुक्त मोर्चे वालों सारे साथ कर रहे हैं तो इन्होंने रख लिया थी अपना इस हल्के वाले ने तो असीं इन्हों समा देता तो भी आवांगे। असीं बहुत गिणती च किसान उत्थे जा रहे नेगे, जाके आए नेगे, पर फिर भी जिहड़े किसान तो नहीं जाइंदा उन्होंने गल समझाउण वास्ते इत्थों तक असीं समझा के जाने आके मोर्चे का की हाल है। मोर्चा अज साडा बहुत वधिया कह दईए ठीक चल रहा है, कोई उत्थे गिणती का फर्क नहीं पिया, कुछ नहीं पिया भी असीं ऐन 10-10 बंदे पिंडां तो जाते हैं, बारी लगी हुई है पिंडां की, खा पंचायतां ने वारी लाई है, अपनियां पंचायतां ने वारी लाई हुई है, अड्डो अड्डी ट्रालियां उत्थे खड़ियां, जित्थों कोई ट्राली सानूं तोड़नी पैगी उत्थे बा के असीं लोहे का टेंट कट लीए, बंज लिया कर लिए, उत्थे वधिया प्रबंध करी जाने गे। हुण पूरा विशेष तौर पर मैं कहना बहुत टिकाई ना चल। अज जिहड़ी किसान महापंचायत बुलाई है ये 23 मार्च के शहीदां नूं मान लो समर्पित 23 ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਾਸਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਉੱਥੇ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਮੋਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਹੋਰ ਕਾਮਯਾਬ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜੋਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ किसान महापंचायत का। उधर रामनगरी अयोध्या जहां भगवान श्री राम ने पिता के एक बार कहने पर ऐशो आराम की जिंदगी को छोड़ जंगल में जीवन यापन करने चले गए थे, और वहीं इस पावन धरती पर एक बेटी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर पिता की हत्या कर दी। दरअसल यहां अयोध्या के रुदौली सर्किट अंतर्गत पटरंगा थाना क्षेत्र में अवैध संबंधों में बेटी और उसके प्रेमी ने मिलकर पिता को मौत के घाट उतार दिया। तो यहां सीओ ने बताया कि मृतक के 4 लड़कियां थी और 3 की शादी हो चुकी थी और एक सबसे छोटी लड़की रंजू थी जिसका विवाह नहीं हुआ था। तो यह रंजू ने पुलिस की पूछताछ में स्वीकार किया कि गांव के ही रवि नाम के लड़के के साथ मिलकर बकरी बांधने वाली रस्सी से अपने ही पिता की गला घोंटकर हत्या कर दी। तो वहीं से पुलिस ने मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। पटरंगा के मजरा चक्के सरेठा में एक व्यक्ति की मृत्यु की सूचना मिली हमारे स्थानीय पुलिस को, जिस सूचना पर हमारी पुलिस तत्परता से पहुंची और वहां याद करने पर पता चला कि दरबारी लाल की पत्नी और उनकी 4 लड़कियां ही केवल थी। 4 लड़कियों में 3 लड़कियों की शादी हो चुकी है और एक सबसे छोटी लड़की रंजू जो घर पे साथ में रहती थी। और पूछताछ में रंजू ने स्वीकार किया कि वो गांव के ही एक लड़के जिसका नाम रवि है उसके साथ मिल के और बकरी जो बनती थी बकरी के बांधने वाली रस्सी से ही उसका गला घोंट के मार दिया। और इसमें आगे पोस्टमार्टम और फील्ड यूनिट को बुला लिया गया है। पोस्टमार्टम की कार्रवाई के बाद आगे जो भी कार्रवाई होगी इसमें किया जाएगा और गहराई से और साक्ष्य संकलन किया जा रहा है। अपनी बयानबाजी को लेकर अक्सर सुर्खियों में रहने वाले केंद्रीय राज्य मंत्री रतनलाल कटारिया एक बार फिर सुर्खियों में आ गए हैं। दरअसल यहां किसानों के विरोध का सबसे ज्यादा शिकार हो रहे केंद्रीय राज्य मंत्री कटारिया ने इस बार किसानों से बड़ा सवाल पूछा। तो यहां कटारिया ने किसानों को कांग्रेस राज के संघर्ष पर याद करने की नसीहत देते हुए कहा कि किसान वो दिन याद करे जब गन्ने की पेमेंट के लिए कांग्रेस ने किसानों को घोड़े के पैरों तले कुचलवा लिया था। और इस बीच यहां कटारिया ने कहा कि जब से वो मंत्री बने हैं तब से किसानों ने उनकी जान लेने की हुई है। उधर पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने बरनाला शहर को स्मार्ट सिटी बनाने की घोषणा करने के बाद विकास कार्यों में तेजी लाते हुए पंजाब प्रदेश की कांग्रेस के उपाध्यक्ष केवल सिंह ढिल्लों बरनाला पहुंचे। तो यहां केवल सिंह ने 16 एकड़ और 22 एकड़ स्कीम कॉलोनियों में इंटरलॉकिंग टाइल्स, सड़कों पर प्रीमिक्स का काम और सीवरेज का काम शुरू करवाने के लिए कार्यों का शिलान्यास किया। और जिसके बाद केवल सिंह ढिल्लों ने बताया कि कैप्टन अमरिंदर सिंह द्वारा बरनाला को स्मार्ट सिटी ऐलान किए जाने की खुशी है। और इस बीच बरनाला को एक नमूने का शहर बनाने के लिए विकास कार्य तेजी से किए जा रहे हैं, जिसके चलते बरनाला की 3 कॉलोनियों में 2.25 करोड़ के लागत से पानी की निकासी और सीवरेज का, सड़कों पर प्रीमिक्स और कॉलोनी में इंटरलॉकिंग टाइलों का काम शुरू करवाया गया। तो यहाँ केवल सिंह ढिल्लों ने दावा किया कि आने वाले 2 महीनों में सारे काम पूरी तरह से पूरे हो जाएंगे। ਅੱਜ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਬਰਨਾਲਾ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਬਰਨਾਲਾ ਨੂੰ ਡਿਕਲੇਅਰ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਆ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ। ਅੱਜ ਖਾਸ ਕਰਕੇ 16 ਏਕੜ ਔਰ 22 ਏਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਲੌਕਿੰਗ ਟਾਈਲਾਂ, ਪ੍ਰੀ ਮਿਕਸ ਦਾ ਕੰਮ ਔਰ ਸੀਵਰੇਜ ਦਾ ਕੰਮ
68 ਲੱਖ ਦਾ, 82 ਲੱਖ ਦਾ ਔਰ 80 ਲੱਖ ਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਤਿੰਨੇ ਕੰਮ ਅੱਜ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਔਰ ਅਸੀਂ ਪਰਸੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਇਹ ਚੈਲੰਜ ਕਰਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਗਲੇ 60 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੋਨੇ 16 ਏਕੜ ਔਰ 22 ਏਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਗਲੀ, ਕੋਈ ਬੀਹੀ, ਕੋਈ ਸੜਕ, ਹਰੇਕ ਤੇ ਇੰਟਰਲੋਕਿੰਗ ਟਾਈਲ ਲੱਗੇਗੀ। ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰੀਮਿਕਸ ਹੋਣਾ ਪ੍ਰੀਮਿਕਸ ਹੋਏਗਾ। 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਦੋਨੇ 16 ਏਕੜ ਤੇ 22 ਏਕੜ ਇੱਕ नमूने दियाँ कॉलोनियाँ बना के हटा। या लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। आप कहीं मत जाइएगा, बने रहिए ANB न्यूज़ के साथ। कम ब्रेक और ज्यादा खबरों के साथ देखिए ANB न्यूज़ इन चैनल नंबर पर। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। चलिए खबरों का आगाज कर लेते हैं। महाराष्ट्र ATS की DIG शिवदीप लांडे ने मनसुख हिरेन मामले में सोशल मीडिया पर दावा किया कि हत्याकांड की गुत्थी सुलझ गई है। उन्होंने अपनी पोस्ट में लिखा कि अति संवेदनशील मनसुख हिरेन मर्डर केस की गुत्थी यहां सुलझ गई है। मैं अपने पूरे ATS पुलिस फोर्स के सभी साथियों को दिल से सैल्यूट करता हूं, जिन्होंने पिछले कई दिनों से रात दिन एक करके इस केस में न्यायपूर्ण तरीके से परिणाम निकाला। तो यहाँ केस मेरे पुलिस करियर का अब तक का सबसे जटिल केस में से एक है। उधर पंजाब के तरनतारन में पुलिस और 2 निहंगों के बीच मुठभेड़ हो गई। तो यहाँ निहंगों ने पुलिस पर तलवार से हमला कर इस हमले में 2 पुलिसकर्मी घायल बताए जा रहे हैं, जिसके बाद पुलिस ने अपनी सुरक्षा में फायरिंग की और इसमें एनकाउंटर में मारा गिराया। और इस बीच हमले में घायल पुलिस वालों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। तो यहाँ बता दें आपको कि तरनतारन में पुलिस के साथ निहंगों की मुठभेड़ में 2 इंस्पेक्टर गंभीर रूप से घायल हो गए। तो यहाँ SHO नरेंद्र सिंह और SHO बलविंदर सिंह पर निहंगों ने हमला किया। तो यहाँ आपको बता दें कि घायल हालात में दोनों को अमृतसर के अमनदीप हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। जो यहाँ निहंगों और पुलिस के बीच ये मुठभेड़ तरनतारन के सुरंग सिंह गांव में हुई। तो सूत्रों के मुताबिक आपको बता दें कि 2 निहंग नादेड़ साहिब हजूर साहिब में एक हत्या कर यहाँ आए थे। जब इनका पुलिस से सामना हुआ तो पुलिस ने दोनों निहंगों को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन इसी दौरान पुलिस पर हमला कर दिया गया, जिसमें 2 पुलिसकर्मी बुरी तरह से घायल हो गए। यहाँ जवाब में पुलिस ने दोनों का एनकाउंटर कर दिया गया है। घटना हुई है, SHO ਤੇ हमला होया, 2 ਸਾਡੇ SHO ਇੰਜਰਡ ਨੇ ਔਰ 2 ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਿਵਲ ਦੇ ਨਿਹੰਗ ਸੀਗੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਸਰ ਇੱਕ ਇਹ ਗੱਲ ਉੱਠ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਝੜਪ ਹੋਈ ਹੈ, ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਤਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆ ਬੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੁਲਿਸ ਪਿੱਛਾ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਜਾਂ ਹਾਂ ਪੁਲਿਸ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਆਏ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਸਾਡੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਫਿਰ ਇਹ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। कई राज्यों में कोरोना के बढ़ते मामलों के बाद हरियाणा सरकार भी कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर काफी ज्यादा चिंतित दिखाई दे रही है, जिसको लेकर रविवार को CM मनोहर लाल ने करनाल जिला प्रशासन के साथ VC से बात की। तो यहाँ CM ने वार्ता के बाद करनाल जिला प्रशासन बढ़ते कोरोना के मामलों को रोकने के लिए रूपरेखा तैयार करते हुए नजर आए। तो यहाँ मीडिया से बातचीत में DC निशांत कुमार यादव ने कहा कि कोरोना के मामले फिर से एक बार बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। पिछले कई दिनों से स्कूलों में लगातार कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं और जिसको लेकर अब प्रशासन ने स्वास्थ्य विभाग के साथ स्कूलों की चेकिंग के लिए 17 टीमों का गठन किया है। तो यहाँ जो जिलों के सभी सरकारी और निजी स्कूलों में जाकर चेकिंग करेगी, तो इस दौरान कोई बच्चा या टीचर बिना मास्क के स्कूल में मिला तो स्कूल प्रबंधक के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसमें आज माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा भी सभी जिलों की एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के तहत मीटिंग ली गई और फिर जिला प्रशासन में हमने भी सारे के सारे ड्यूटी मजिस्ट्रेट्स की और SHOs की बैठक करके उचित दिशा निर्देश दिए हैं
उनमें एक तो ये है कि हमने टोटल 17 टीमें बनाई हैं, जो हमारे ज़िले में टोटल गवर्नमेंट और प्राइवेट स्कूल मिला के 780 स्कूलें हैं करीब। तो ये 17 टीमें उन 780 स्कूलों की चेकिंग करेंगी और कोशिश करेंगे कि 5 दिन के अंदर अंदर हम सारी की सारी स्कूलों को एक एक बार कवर कर लें, जिसके तहत हम ये चेक करेंगे कि बच्चों को मास्क दिए जाते हैं या नहीं दिए जाते। चाहे सरकारी स्कूल हो या प्राइवेट हो, ये अनिवार्य है कि बच्चे मास्क पहन के बैठेंगे और स्कूल प्रशासन, अगर बच्चे नहीं पहन के आते मास्क तो स्कूल प्रशासन उनको उपलब्ध कराएगा। तो मास्क पहनना एक चीज़ देखेंगे, सैनिटाइजर्स का इस्तेमाल हो रहा है नहीं हो रहा वो देखेंगे, तो सोशल डिस्टेंसिंग होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें देख करके जहाँ जहाँ भी गलतियाँ पाई जाएंगी वहाँ पे फिर हम उनको स्कूल प्रशासन को नोटिस देंगे, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट में भी और आईपीसी। उधर पंजाब के लुधियाना में सड़क हादसे में एक युवती की मौत हो गई। चाहे युवती कोचिंग सेंटर से पढ़ाई कर घर लौट रही थी, चाहे एक टैंकर की चपेट में आ गई लड़की और उस बीच मौके पर ही इस लड़की की मौत हो गई। लुधियाना के छावनी मोहल्ला के भाई मन्ना सिंह नगर रोड का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां सीवरेज सफाई करने वाले नगर निगम के तेज रफ्तार टैंकर ने एक्टिवा सवार 20 वर्षीय युवती एकता वर्मा को कुचल दिया। तो यह मामले में पुलिस ने आरोपी ड्राइवर के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। इस बीच घटना के बाद से चालक घटनास्थल से फरार बताया जा रहा है। उधर हरियाणा के पलवल से एक छात्रा की निर्मम हत्या की घटना हमारे सामने आ रही है। तो यहाँ घटना बड़ोली गांव से बताई जा रही है, जहां 12वीं क्लास में पढ़ने वाली एक छात्रा की गला रेतकर हत्या कर दी गई। तो यहाँ हत्या करने के बाद आरोपी मौके से फरार बताया जा रहा है, जिसको भागते समय छात्रा की मां ने देख लिया और यहाँ उसकी पहचान कर ली गई है। तो यहाँ बता दें आपको कि हत्या की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। फिलहाल हत्या के कारणों का पता नहीं चल पाया है। तो यहाँ पुलिस ने छात्रा की मां की शिकायत पर आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है और आगे की कार्रवाई में पुलिस जुट गई है। ये घटना हुई थी हमारे परिवार में। ये लेडीज विधवा महिला बेचारी, इसका घरवाला पति नहीं है, इसका बेटा नहीं है, इसके 4 बेटी थी, 3 इनकी शादी कर रखी है, बेटी इनके पास रहती है। ये बेचारी एक छोटी सी दुकान करके अपना गुजर बसर अपने बच्चे इनके इस बेटी के साथ रह रही थी। बेटी जो है ये बेटी जो इसमें 11वीं क्लास में पढ़ती है। तो कल शाम की बात है, 6:45 बजे करीब, जब ये घटना को अंजाम दिया गया, इसका गलत रेप दिया गया बेटी का। शिवानी पुत्री पूर्ण की किसी व्यक्ति ने घर में उसे गले को गोद कर हत्या कर दी है। तो मौके पर पहुँचे, लड़की को लाश को देखा और मोर्चे में रखवा दिया है, तो उसको बदल दिया। कितनी उम्र है लड़की की, क्या करती थी? करीब 17 साल है। पढ़ाई करती थी। यहाँ पूर्व सहकारिता राज्य मंत्री और भाजपा नेता मनीष ग्रोवर ने किसान आंदोलन को लेकर हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर गंभीर सवाल दागे और यहाँ उन्होंने कहा कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा किसान आंदोलन को उकसा रहे हैं ताकि प्रदेश में 2016 में हुए दंगों की तरह हालात पैदा हो जाए। तो यहाँ मनोहर लाल खट्टर सरकार गिर जाए। तो उन्होंने आगे कहा कि मौजूदा गठबंधन सरकार पूरी तरह से मजबूत है और किसी कीमत पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा के मुंगेरी लाल के सपने पूरे नहीं हो सकते। तो यहाँ बताते चले आपको कि पूर्व मंत्री रोहतक जिले की परियोजनाओं की आधारशिला उद्घाटन कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए पहुंचे थे। किसानों के घड़ियाली आंसू जो कांग्रेस दिखा रही है, भूपेंद्र दिखा रहा है, पहले अपनी दिखाएं कि किसानों के साथ नहीं खड़े हुए, किसानों को सिर्फ लूटने का काम ये दोनों कांग्रेस के नेता कर रहे हैं। बिल्कुल भूपेंद्र की वो स्थिति है कि जिस तरह मनोहर लाल सरकार को भगाना, मनोहर लाल सरकार नहीं भाग सकती। मनोहर लाल जी के पास बहुमत है और अविश्वास के ऊपर भी 56 जो लोगों ने वहाँ से दिए, 56 MLA समर्थन दिया, इसलिए सरकार ये बिल्कुल स्थिर सरकार है और जनता की सेवा 5 साल करेगी। भूपेंद्र हुड्डा सपने जितने मर्जी ले ले मुंगेरी लाल के, हरियाणा की जनता मुख्यमंत्री भूपेंद्र को नहीं बना। वहीं हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने रेवाड़ी को 117 करोड़ रुपए की विकास योजनाओं की सौगात दी। तो आपको बता दें कि सीएम खट्टर ने यहां वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 87 करोड़ 11 लाख रुपए की 4 परियोजनाओं का उद्घाटन और 30 करोड़ 29 लाख रुपए की 4 परियोजनाओं का शिलान्यास किया। तो वहीं जिला सचिवालय सभागार में आयोजित कार्यक्रम में सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल का आभार प्रकट किया। तो यहाँ उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने बिना भाई भतीजावाद, बिना भेदभाव के सभी इलाकों में समान रूप से विकास कार्य करवाया है। रेवाड़ी में भी लगभग 117 करोड़ रुपए की लागत से कुछ शिलान्यास और कुछ उद्घाटन हुए हैं
और इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद भी देता हूं कि उन्होंने जिस तरह से पिछले 6-6 साल के अंदर पूरे प्रदेश के अंदर बिना भेदभाव के और बिना भाई भतीजेवाद के जो विकास कार्य करवाए हैं, उनके लिए बधाई के पात्र हैं। और खासकर दक्षिणी हरियाणा जो कि एक काफ़ी उपेक्षित एरिया था जिसमें विकास नहीं हुआ पिछले सरकारों में, तो इस सरकार में माननीय मुख्यमंत्री जी ने काफ़ी अच्छे विकास कार्य करवाए हैं, चाहे वो सड़क का महकमा हो, चाहे पानी का, चाहे बिजली का, चाहे शिक्षा का, चाहे स्वास्थ्य का। वहीं दूसरी ओर हरियाणा में भी कोरोना को लेकर सरकार अलर्ट दिखाई दे रही है। वहीं हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि अभी वह कोरोना के बढ़ते मामलों के कारणों का अध्ययन कर रहे हैं और इस बीच 31 मार्च तक अध्ययन के बाद हरियाणा सरकार कोरोना के मामलों को रोकने के लिए कोई कदम उठा सकती है। तो यहाँ सीएम ने कहा कि लोगों को जागरूक किया जाएगा कि जान है तो जहान है। तो यहाँ बिना मास्क और शारीरिक दूरी का पालन किए कोरोना पर प्रहार नहीं किया जा सकता। तो यह मुख्यमंत्री ने लोगों से अपील की कि होली का कार्यक्रम है, नवरात्रे भी आ रहे हैं, ऐसे में त्योहारों में अधिक गेदरंग न करें। तो इस बीच उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि काफ़ी ज़्यादा भीड़ और गैदरिंग वगैरह न करें। तो इस बीच उन्होंने ये भी कहा कि शारीरिक दूरी का पालन करें और मास्क पहने। उधर मिर्जापुर में वाराणसी जाते समय थोड़ी देर के लिए रुके राष्ट्रीय लोकदल के नेता जयंत चौधरी ने होटल में पत्रकार वार्ता के दौरान किसान आंदोलन, योगी सरकार पर सपा से गठबंधन पर सवालों का जवाब दिया। तो यहाँ जयंत चौधरी ने किसानों के आंदोलन पर कहा कि जिसके लिए वो कानून ला रहे हैं उन्हें ही कानून समझ में नहीं आ रहा। तो यहाँ सपा से गठबंधन के सवाल पर जयंत चौधरी का कहना था कि सपा से रिश्ते बहुत पुराने हैं। अभी कल ही में मैं अखिलेश यादव मथुरा से साथ थे, तो यहाँ पिछला चुनाव साथ मिलकर लड़े थे। अभी सीटों की बात नहीं हुई है, लेकिन मुद्दों पर हम साथ हैं। देखिए, जो भी आंदोलन में डे 1 से शामिल हैं लोग, अब आप सोचिए 114 दिन हो चुके हैं, वे तो बहुत बड़ी कुर्बानी दे ही रहे हैं। धर्म के विषयों में भी बड़ा कोई धार्मिक आदमी भी होगा, व्यक्ति होगा, उसे आप कहो 114 दिन की तुम्हें तपस्या करनी है, कितने लोग निभा पाएंगे? तो 114 दिन से उनकी तो तपस्या जारी है। अब आप उनसे पूछेंगे तो वो कहते हैं कि 100 दिन और अगर सही तो 100 दिन यहीं बैठेंगे। जो सीमाओं पे हैं, टीकरी बॉर्डर हो, शाहजहाँपुर बॉर्डर हो, गाज़ीपुर बॉर्डर हो, सिंगू हो, वहाँ पे आप जाके उनका जो मिजाज है, जो माहौल है, वो वापस नहीं लौटने वाले। सरकार को भी पता है। तो ऐसे में समाधान एक ही है कि आप जो कानून ला रहे हो, जिस वर्ग के लिए ला रहे हो, जिन लोगों के लिए ला रहे हो, जब वह उस कानून को नहीं चाहते। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।